नमस्कार। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर सीरीज में मैं एजेंसी पार्ट 5 जिसमें टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी को डिस्कस करना है, इसको लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर सीरीज का लास्ट लेक्चर है। 41 लेक्चर सीरीज, पूरे इस लेक्चर सीरीज में 41 वीडियोस हैं, 41 लेक्चर्स हैं, जिसमें प्रपोजल से लेकर के लास्ट में एजेंसी के टर्मिनेशन तक के सारे टॉपिक डिस्कस किए गए। अब आते हैं इस लास्ट लेक्चर में जो एजेंसी पार्ट 5 है, और यहां देखते हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। हमने देखा कि एजेंसी होती क्या है, एजेंट की डिफिनीशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, और कैसे एजेंसी क्रिएट की जाती है, एजेंट की राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या है। अब आते हैं कि आखिर एजेंसी समाप्त कब होती है, समाप्त कब होती है। तो एजेंसी को समाप्त दो तरीके से किया जा सकता है। एक्ट ऑफ पार्टीज के जरिए भी एजेंसी समाप्त होती है, और दूसरी ओर ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए भी एजेंसी समाप्त होती है। अब जब आप एक्ट ऑफ पार्टीज में देखते हैं तो यहां 4 तरीके हैं, ऑपरेशन ऑफ लॉ में देखेंगे तो टोटल 7 तरीके बताए गए हैं। इसका मतलब अगर दोनों को क्लब कर दें तो 11 सिचुएशंस हैं, 11 ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर एजेंसी टर्मिनेट कर जाएगी। एक एक करके देखते चलिए। एक्ट ऑफ पार्टीज में सबसे पहले पार्टी कौन आएगी? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या कर सकेगा? रिवोक कर सकेगा अपने पावर को। दूसरी पार्टी आएगी एजेंट, वो क्या कर सकेगा? काम छोड़ सकेगा, तो रिनंशिएशन फ्रॉम द एजेंट आएगा। तीसरा क्या तरीका होगा? दोनों पार्टीज ने एग्रीमेंट कर लिया कि अब आगे एजेंसी नहीं चलेगी। और चौथा तरीका क्या होगा? जिस काम के लिए एजेंसी बनाई गई थी वो काम ही पूरा हो गया। तो ये 4 तरीके हैं जहां पार्टीज के साइड से एजेंसी टर्मिनेट कर जाएगी। अब आइए जरा ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए कि कहां कहां लॉ जो है वो टर्मिनेशन की बात कर देगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। जहां पे टाइम एक्सपायर्ड कर जाए, मतलब यहां पर एजेंसी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए बनेगी। जहां पार्टीज में से पी से प्रिंसिपल और ए से एजेंट को समझिएगा। प्रिंसिपल या एजेंट में से कोई डेथ कर जाए, ऐसी सिचुएशन में भी टर्मिनेट कर जाएगी एजेंसी। जब पार्टीज में से कोई इंसैनिटी हो जाए, कोई पागल हो जाए, जब पार्टीज में से कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, जब सब्जेक्ट मैटर जो है वो एजेंसी का वो ही डिस्ट्रक्ट हो जाए, वो ही समाप्त हो जाए, तो फिर एजेंसी के बचने का कोई अस्तित्व नहीं, कोई मौका नहीं। नेक्स्ट, एजेंसी बिकम्स अनलॉफुल। एजेंसी जो बिजनेस करने के लिए बनी थी, अगर वही अनलॉफुल हो गई तो वहां भी एजेंसी टर्मिनेट कर जाएगी। इसके अलावा लास्ट है बाय टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। ये जो 7वां वाला पॉइंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये सिचुएशन केवल एक जगह लगेगी जहां एजेंट सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है। तो वहां अगर एजेंट की अथॉरिटी खत्म हो गई तो ऑटोमेटिक सब एजेंट की भी अथॉरिटी फिनिश मान ली जाएगी, एजेंसी टर्मिनेट कर जाएगी। और सबसे बाद में देखेंगे कि आखिर टर्मिनेशन का इफेक्ट क्या होगा। ये पूरा आंसर आपको इतना लिखना पड़ेगा। पहले आपको पार्टीज की बात करनी पड़ेगी, फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ की चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी, और लास्ट में आपको बताना पड़ेगा इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन। शुरू करते हैं एजेंसी पार्ट 5, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी को लेकर। अब देखिए, जहां आप टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी की बात करते हैं तो एजेंसी का टर्मिनेट करने का मतलब क्या? एजेंसी टर्मिनेट करने का मतलब ही है कि कोई भी एक रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड। टर्मिनेशन का मतलब ए थिंग कम्स टू एन एंड, समापन पर आ गई है। अब यहां पर सिचुएशंस में देखिए, सबसे पहले एक्ट ऑफ पार्टीज में आइए। सबसे पहला है रिवोकेशन बाय द साइड ऑफ प्रिंसिपल। अब मेन पावर किसका है एजेंसी में? मेन पावर है प्रिंसिपल का। उसने अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट किया है, किसको? एजेंट को। अब वो अपनी अथॉरिटी जो उसने डेलीगेट की है किसी भी समय वापस ले सकता है। इसको आप रोकेंगे नहीं, किसी भी समय वो वापस ले सकते हैं। अब यहां देखिए, कहता है प्रिंसिपल कैन रिवोक द अथॉरिटी ऑफ हिज एजेंट एनी टाइम। उसी ने दी है, वो वापस कर सकती है। ही वांट्स बाय गिविंग एन एक्सप्रेस और इंप्लाइड नोटिस। लॉ की डिमांड क्या है? एक एक्सप्रेस या इंप्लाइड नोटिस दे दीजिए। एक्सप्रेस नोटिस में बी इन राइटिंग और इन्फॉर्म्स ओरली टू द एजेंट दैट हिज सर्विसेज विल नो लॉन्गर बी नीडेड। आप या तो इन राइटिंग में दीजिए या ओरली एजेंट को बता दीजिए कि भैया अब आपकी सेवाओं की हमें जरूरत नहीं है। इंप्लाइड नोटिस इज व्हेन फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द
principal, the only logical inference which follows is that he has revoked the authority of his agent. Implied तरीका, आपने X काम करने के लिए Y को अपॉइंट किया था, अब आप वो काम Z से करवा रहे हैं, सीधा मतलब है कि अब आपको Y से काम नहीं कराना है, आप उसकी एजेंसीशिप को समाप्त करना चाह रहे हैं, समाप्त आपने कर दिया है। फिर इसमें आते हैं सेक्शन, ये 203 में बताया गया है। 206 इसमें एक बात जोड़ देता है कि आप रिवोकेशन तभी कर पाएंगे जब आप एक रीजनेबल नोटिस देंगे, रीजनेबल टाइम पीरियड की नोटिस देंगे, और जहां पर कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होगा आपके एग्रीमेंट के अंदर, तो एटलीस्ट 30 डेज की नोटिस को एक रीजनेबल नोटिस की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब इसमें आते हैं 1 मंथ नोटिस की बात आएगी, 30 डेज की नोटिस आप देंगे तो यह माना जाएगा कि वो सफिशिएंट है। लेकिन सेक्शन 206 जो है रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी आरोपित करता है, कुछ ऐसी भी सिचुएशंस की बात करता है जहां पर प्रिंसिपल रिवोक नहीं कर पाएंगे अपना पावर। कैसे? नंबर 1, जिस काम को करने के लिए आपने अथॉरिटी दी थी एजेंट को, वो 50% अपना काम कर चुका है, उस काम को पूरा करना वो स्टार्ट कर चुका है, 25% कर चुका, 30% कर चुका, 40% उसने निपटा दिया है। अब आप बीच में, काम के बीच में अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, जहां पर एजेंट पर्सनल इंटरेस्ट कैरी कर लेगा, पर्सनल इंटरेस्ट कैरी कर लेगा एजेंसीशिप के दौरान, वहां भी आप एजेंसीशिप को टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, रिवोक नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर देखिए एक केस आती है रीड वर्सेस एंडरसन की। रीड वर्सेस एंडरसन के केस में कहा गया कि जहां एजेंट ने 75% काम पूरा कर दिया हो, या जहां एजेंट, यहां रीड वर्सेस एंडरसन में क्या हुआ था, ए ने बी से पैसा उधार लिया था और इसके बाद वो बी को कहता है जब पैसा नहीं दे पाता कि तुम मेरा मकान बिकवा दो, और मेरा मकान बिकवा के जो तुम्हारा पैसा है वो तुम इसमें ले लो, कमीशन भी अलग से ले लेना। अब बी मकान बिचवाने के लिए आगे चलता है, ए क्या करता है, बाद में डिनाई कर देता है या तीसरे आदमी को मकान बेच देता है। अब यहां पर इस तरह के ट्रांजैक्शन को जो उन्होंने अथॉरिटी दी थी, कोर्ट ने कहा कि आप रिवोक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब वहां पर उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी आ गया है, एजेंट तो वो है ही, लेकिन आपके साथ उसके ड्यूज भी हैं। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में रीड वर्सेस एंडरसन के केस में कहा गया कि आप ऑन सच मूवमेंट आप अपने अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकते हैं। अब आइए जो सेकंड तरीका है, रिनंशिएशन फ्रॉम एजेंट। अब निश्चित है अगर प्रिंसिपल के पास पावर है कि वो अपनी अथॉरिटी वापस ले सकते हैं, तो ये सेम पावर एजेंट को भी है कि वो किसी भी समय कह सकता है कि अब हम आपके साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं रिनंशिएशन फ्रॉम द साइड ऑफ एजेंट। यहां भी क्या होगा, अगर प्रिंसिपल पे हमने कहा है कि रिजनेबल टाइम की एक नोटिस देंगे, तो यही बात एजेंट पे भी लागू होगी। ये भी क्या करेंगे कि रिजनेबल टाइम पीरियड की नोटिस देंगे, और उस नोटिस की डेट से, मतलब जिस दिन आपने नोटिस दे दी उसी डेट से या फ्यूचर डेट से ही ये रिनंशिएशन लागू मान ली जाएगी। अब आइए यहां पर कहते हैं कि व्हेन एन एजेंट रिनाउंसेस हिज एजेंसी, जब वो छोड़ देता है, ही मेक्स हिमसेल्फ लायबल फॉर पेइंग ए कंपनसेशन। किन्हीं दो सिचुएशंस में रिनंशिएशन अगर एजेंट करता है तो वो कंपनसेशन देने के लिए भी लायबल होगा। कब कब? नंबर 1, द एजेंसी इज फॉर फिक्स ड्यूरेशन। एजेंसी 5 साल की थी, 3 साल की थी, और आप उस ड्यूरेशन के पहले उसे छोड़ रहे हैं, तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। नंबर 2, रिनंशिएशन इज विदाउट ए जस्ट एंड रीजनेबल कॉज एंड इट्स कॉजेस इट्स क्रिएट्स इंजरी टू द प्रिंसिपल। अगर आप जो काम छोड़ रहे हैं उसका कोई रीजनेबल जस्टिफाई रीजन नहीं है और इससे अगर प्रिंसिपल को इंजरी कॉज होती है, तो वहां एजेंट लायबल होगा कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए। और नंबर 3 कहता है कि जहां आप रीजनेबल नोटिस नहीं दे पाते हैं, वहां भी आप कंपनसेशन देने के लिए लायबल माने जाएंगे। अब आ जाइए, अब यहां पर देखिए रिनंसिएशन वाले में कुछ चीजें आती हैं कि एक और पॉइंट यहां डिस्कस करते हैं कोर्ट केस लॉ के जरिए कि कभी कभी क्या होगा, रिनंसिएशन एजेंट कर भी देगा और वो किसी तरह की लायबिलिटी को भी बियर नहीं करेगा। कब कब? नंबर 1, वेयर प्रिंसिपल्स एक्सपेक्ट हिम टू परफॉर्म एनी इलीगल और क्रिमिनल एक्ट।
जहां पर प्रिंसिपल किसी अवैध काम को करने के लिए कहे वहां आप काम छोड़ भी सकते हैं और आप किसी तरह की लायबिलिटी भी आपके ऊपर नहीं आएगी। नंबर सेकंड, वेयर द कंडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल इज सच दैट इट जस्टिफाइज रिनंसिएशन। अगर जो आदमी काम करा रहा है उसका खुद का व्यवहार ऐसा है कि उसके साथ कुत्ता भी काम ना करे, आप तो इंसान हैं, तो वहां पर भी आप रिनंसिएशन कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी इंपोज नहीं की जाएगी। प्रिंसिपल रिफ्यूजेस टू पे रिमनरेशन टू द एजेंट विदाउट ए रीजनेबल कॉज। जब वो क्या नहीं दे रहे, रिमनरेशन नहीं दे रहे, बिना किसी जस्टिफाई रीजन के आप एजेंट हैं, काम छोड़ सकते हैं, कोई लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल फेल्स टू इंडemnify द एजेंट। अब एजेंट की अथॉरिटी, एजेंट ने प्रिंसिपल की अथॉरिटी मानते हुए काम किया, उसे इंजरी कॉज हो गई। अब उस इंजरी को जो कह लीजिए कि इंडिमिटी मिलनी चाहिए, जो उसकी ओर से क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए थी प्रिंसिपल की ओर से, वो इंडemnify आप नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर भी एजेंट काम को छोड़ सकेगा। अब आते हैं एग्रीमेंट बाय बोथ द पार्टीज। अभी तक आपने देखा कि प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है अपना पावर, रिनंसिएशन एजेंट के साइड से आ रहा है। अब आते हैं कि जहां वो दोनों पार्टी प्रिंसिपल और एजेंट इस बात पे एग्री कर जाते हैं कि अब तुम तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते, तो वहां पर होगा कि जिस दिन एग्रीमेंट किया जाएगा उस तारीख से या किसी फ्यूचर की तारीख से जो उन दोनों के बीच में सहमति बने, वहां से एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। नंबर 4, वर्क कंप्लीटेड। जहां कोई एजेंसी किसी खास काम को करने के लिए पूरी बनाई गई हो, अगर वो काम ही पूरा हो जाए तो उस काम के पूरा होते ही एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये 4 तरीके हैं जहां पर क्या कहा जाता है कि एजेंसी का टर्मिनेशन संभव है, एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। ये एक्ट ऑफ पार्टीज के अंतर्गत आते हैं। यहां चौथे तरीके में एक्ट परफॉर्म्ड में या वर्क कंप्लीटेड में एक केस आती है खिलदिश वर्सेस मूलचंद की। अब खिलदिश वर्सेस मूलचंद के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मुकदमा गया था कि जो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी है ये फैक्ट का क्वेश्चन है, ये लॉ का क्वेश्चन है या मिक्स क्वेश्चन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और ये डिपेंड करेगा, ये केस टू केस वैरी करेगा। किन सर्कमस्टांसेस में हम कहेंगे कि काम पूरा हो गया, किन सर्कमस्टांसेस में कहा जाएगा कि काम पूरा नहीं हुआ, ये नेचर ऑफ एजेंसी पर डिपेंड करेगा, इसलिए ये फैक्ट का क्वेश्चन माना गया। अब आइए साहब दूसरी ओर चलते हैं जहां पर ऑपरेशन ऑफ लॉ की बात आ रही है। अब ऑपरेशन ऑफ लॉ में पहला है बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। इसका मतलब कि यहां जो एजेंसी बनाई गई है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए बनाई गई है, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, इसके लिए बनाई गई। तो अगर वो समय पूरा हो गया, वो समय बीत गया, भले वो काम पूरा हो या काम पूरा ना हो, वो एजेंसी टर्मिनेट कर जाएगी बाय द वर्च्यू ऑफ एक्सपायरी ऑफ टाइम। ध्यान दीजिएगा, यहां चौथा था वर्क कंप्लीट हो गया, भले वो समय पूरा हो या ना, टर्मिनेट कर जाएगी। यहां कह रहा है टाइम पूरा हो गया, भले काम पूरा हो या ना, एजेंसी टर्मिनेट कर जाएगी। नंबर सेकंड पे आ जाइए, डेथ ऑफ पार्टीज। पार्टीज का मतलब प्रिंसिपल की भी डेथ हो या एजेंट की डेथ हो। क्या कहता है? जनरल रूल ऑफ लॉ इज दैट ऑन द डेथ ऑफ आइदर द एजेंट और द प्रिंसिपल द एजेंसी कम्स टू एन एंड। सामान्य नियम है, एजेंसी समाप्त हो जाएगी। इफ देयर आर ज्वाइंट प्रिंसिपल्स और ज्वाइंट एजेंट्स, ये वही सेक्शन 42 से 45 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दिमाग में रखिएगा। एक से ज्यादा लोगों ने वादा किया, एक से ज्यादा लोगों को वादा किया गया। उसी तरह जहां ज्वाइंट प्रिंसिपल्स होंगे, ज्वाइंट एजेंट्स होंगे, अगर उसमें से कोई एक प्रिंसिपल या कोई एक एजेंट मर जाता है तब वहां एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बाकी प्रिंसिपल्स बचे हुए हैं, वो काम करा सकते हैं, बाकी एजेंट बचे हुए हैं, वो काम कर सकते हैं। तो इसलिए यहां जो डेथ ऑफ पार्टीज के जरिए प्रिंसिपल और एजेंट के डेथ के केस में एजेंसी टर्मिनेट करने की बात वहीं पर होगी जहां पर सिंगल प्रिंसिपल होगा, सिंगल एजेंट की बात की जा रही है। अब आ जाइए नेक्स्ट, बाय इनसैनिटी ऑफ द पार्टीज। जहां पर प्रिंसिपल ही पागल हो गया या जहां पर एजेंट ही ल्यूनेटिक हो गया, तो वहां पर अब एजेंसी रहेगी तो कैसे रहेगी? फिर वही एक्सेप्शन आ जाएगा, जहां पे ज्वाइंट प्रिंसिपल्स होंगे, जहां पर ज्वाइंट एजेंट्स होंगे, वहां पर एक आदमी, एक पर्सन की इंसैनिटी का इफेक्ट नहीं माना जाएगा, वो एजेंसी टर्मिनेट नहीं मानी जाएगी। आ जाइए साहब, अब आते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज के ऊपर। देखिए इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज में
यहां पर भारत में और इंग्लैंड को मैंने मिला के यहां बात की है आपसे। इंग्लिश भारतीय लॉ का कहना है कि द प्रिंसिपल इज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट द एजेंसी इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड। अगर प्रिंसिपल यहां पर कह लीजिए कि इंसॉल्वेंट हो गया तो हमारे यहां एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर जाएगी। लेकिन इंग्लिश लॉ का यह कहना है कि ज्यादा बेहतर माना जाता है कि प्रिंसिपल या तो इंसॉल्वेंट हो जाए या एजेंट भी अगर इंसॉल्वेंट हो जाए, ऐसे सर्कमस्टांसेस में वहां ये मान लेते हैं कि एजेंसी टर्मिनेटेड हो जाएगी, एजेंसी टर्मिनेट कर जाएगी। तो इसलिए आप यहां पर सबसे सेफ है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज लिखिए। प्रिंसिपल के इंसॉल्वेंट हो गया तो काम पूरा हो ही नहीं सकता, और अगर एजेंट ही इंसॉल्वेंट हो गया तो आखिर काम कौन करेगा? आप कहेंगे दूसरा एजेंट रख लेंगे। दूसरा एजेंट जब रखेंगे तो वो एक दूसरी एजेंसी बनेगी, पहले वाले एजेंट के साथ वो एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो ही जाएगी। आइए साहब, अब इसके बाद आते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। मतलब जिस काम को लेकर के, अब डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर को समझिए। ए ने अपना घर को बिकवाने के लिए बी को अपने एजेंट के रूप में अपॉइंट किया। अब ए का ये जो घर बी को बिकवाना था, ये घर भूकंप के कारण पूरी तरह से डैमेज हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया, कोलैप्स कर गया। अब जब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है तो आप काहे के एजेंट हैं और काहे के वो प्रिंसिपल है? तो इसका मतलब कि जहां डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया वहां पर भी एजेंसी टर्मिनेट कर जाएगी। अब आ जाइए, व्हेन एजेंसी बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल। जब जिस काम को करने के लिए, जिस बिजनेस को करने के लिए आपने एजेंट बनाया था, अपॉइंट किए थे, आप प्रिंसिपल बने थे, भारत सरकार ने नियम बदल दिए, कानून बदल दिए, अब उस काम को किया जाना अनलॉफुल हो गया। मान लीजिए कि आपने पाकिस्तान से किसी सामान को मंगा करके भारत में सेल करने के लिए सारी विधि व्यवस्था बनाई थी। भारत पाकिस्तान में युद्ध के हालात हो गए। भारत पाकिस्तान में अब इस तरीके का जैसा वर्तमान हालात है कि किसी तरह के व्यापारिक संबंध नहीं है, तब यहां पर क्या माना जाएगा कि अब आपकी जो एजेंसी, जो आप काम करने के लिए आपने एजेंसी बनाई थी, वो अब अनलॉफुल हो गई। तो जब अनलॉफुल हो गई तो एजेंसी आपकी टर्मिनेट कर जाएगी। और लास्ट में आइए, बाय टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। ये शुरू में भी कहा, फिर से कह लेता हूं, ये 7वां वाला जो पॉइंट है टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, ये उन केसेस में लागू होगा जहां एजेंट को सब एजेंट अपॉइंट करने की अथॉरिटी होती है, वो कर सकता है। क्या कहते हैं? इफ द एजेंट हैज अपॉइंटेड सब एजेंट, देन द एजेंसी बिजनेस बिकम द एजेंट एंड सब एजेंट कम्स टू एन एंड ऑन द मोमेंट द प्राइमरी एजेंसी बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट कम्स टू एन एंड। अगर मान लीजिए जो मेन प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का रिश्ता खत्म हो गया तो एजेंट और सब एजेंट के बीच का रिश्ता भी ऑटोमेटिक समाप्त मान लिया जाएगा। तो ये 7 तरीके हैं जहां पे कानून खुद जो है एजेंसी को टर्मिनेट कर देता है। और 4 ये तरीके थे पहले के, रिवोकेशन के, रिनंसिएशन के, एग्रीमेंट के और वर्क कंप्लीशन ऑफ वर्क के, जहां पार्टीज जो है एजेंसी को टर्मिनेट कर सकती हैं। अब आते हैं कि आखिर टर्मिनेशन का इफेक्ट क्या होगा और ये टर्मिनेशन किस दिन से माना जाएगा। समझिए, कहता है कि टर्मिनेशन इज इफेक्टिव फ्रॉम द मोमेंट व्हेन द अदर पर्सन। कौन अदर पर्सन? अगर प्रिंसिपल रिवोकेट कर रहा है तो एजेंट, एजेंट रिनंसिएशन कर रहा है तो प्रिंसिपल, और अदर पर्सन में थर्ड पार्टी को भी रखिएगा, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है, केवल इतना याद रखिए, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का नहीं है। इसमें एक और महाप्रभु आते हैं, वो कौन? वो थर्ड पार्टीज हैं। तो इनके बीच में झगड़ा हुआ, प्रिंसिपल अलग मुंह फुला के बैठा है, एजेंट अलग मुंह फुला के बैठा है, अब हम नहीं चलेंगे, अब हम नहीं काम करेंगे। अब लेकिन थर्ड पार्टी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो यहां पर इसीलिए कहता है इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन कि ये इफेक्टिव टर्मिनेशन तब से माना जाएगा जब अदर पार्टी मतलब अगर प्रिंसिपल नाराज है तो एजेंट को पता चल जाए, एजेंट काम छोड़ रहा है तो प्रिंसिपल को पता चल जाए, दोनों महाप्रभु एग्रीमेंट में आ गए हैं तो थर्ड पार्टी को पता चल जाए कि अब न चलेगा, अब ये काम समापन पे आ गया है। तो जब उसको पता चल जाएगा उसी दिन से ये टर्मिनेशन इफेक्टिव माना जाएगा। अब यहां पर देखिए एक प्रश्न खड़ा हो, प्रिंसिपल ने रिमूव किया या एजेंट ने रिनंसिएशन की। मान लीजिए कि आज की जो तारीख है, आज 13 सितंबर है, 13 सितंबर को प्रिंसिपल ने या एजेंट ने लेटर डाक में डाल दिया।
लेटर पहुंचा 20 तारीख को। अब इस 13 से 20 तारीख के बीच में क्या होगा? इस 13 से 20 तारीख के बीच में अगर कोई सर्कमस्टांसेस आती है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि लायबिलिटी इंपोज करनी पड़ी, तो उसके लिए क्या सिचुएशन आएगी, कैसे उसे इफेक्टिव करेंगे? तो यहां भी कोर्ट ऑफ लॉ ने एस्टैब्लिश किया है, बिटवीन सच टाइम पीरियड टर्मिनेशन एंड इन बिटवीन द नोटिस वर्क्स लायबल एवरीवन। जो काम किए जा रहे होंगे उनसे प्रिंसिपल भी लायबल होंगे, उनसे एजेंट भी लायबल होंगे। इसका मतलब टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी अगर एक्ट ऑफ पार्टीज के जरिए हो रही है या ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए हो रही है, तो सिंपल चीज समझ के चलिएगा, नोटिस का मिलना, बजा लो भाई, नोटिस का मिलना दूसरी पार्टी को जब मिलेगा तभी से इफेक्टिव माना जाएगा। उस बीच में काम अगर होता है तो उससे दोनों पार्टीज, प्रिंसिपल भी और एजेंट भी लायबल मानी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल सेंड ए लेटर टू एजेंट रिगार्डिंग रिवोकिंग हिज अथॉरिटी। आफ्टर लेटर इज सेंट बट बिफोर इट रिसीव्ड बाय एजेंट, एजेंट सेल्स द गुड्स। प्रिंसिपल ने एजेंट को सामान बेचने के लिए एजेंट बनाया, किसी बात से नाराज हुआ, वो रिवोक करता है अपनी अथॉरिटी। रिवोक करके मान लीजिए आज 13 सितंबर है, उस दिन वो प्रेम पत्र अपना दे देता है कि अब आपसे हमारा प्रेम नहीं रहेगा। ये लेटर 20 तारीख को पहुंचता, इसके पहले 17 तारीख को सारा सामान एजेंट ने बेच दिया। अब क्या होगा? अब उसके बेचे गए संव्यवहार से, उस ट्रांजैक्शन से प्रिंसिपल भी जिम्मेवार होंगे, प्रिंसिपल भी लायबल होंगे। द सेल इज बाइंडिंग ऑन द प्रिंसिपल एज वेल एज ऑन द एजेंट, एज वेल एज द एजेंट इज एंटाइटल्ड टू आस्क ए कमीशन। मतलब एजेंट को जो कमीशन मिलना चाहिए वो कमीशन एजेंट को मिलेगा। तो इतनी बातें हैं एजेंसी पार्ट 5 में, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी में। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर सीरीज का ये ऑफिशियल एक तरीके से कहिए समापन है मेरे साइड से। अगर फिर भी आपको कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर सीरीज में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।